नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ और मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की शुरुआत की थी, जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी चैप्टर को मैं आज आगे बढ़ाता हूं, पर कुछ जो मैंने कल बताया उसका मैं रिवीजन करता हूं। बेसिक से 1-2 मिनट लूँगा और उसके बाद उसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने बताया था इकोनॉमिक्स एक वर्ड है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द है आइकोनोमिया, उससे हुई थी, जिसका अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी घर की चीज़ों का प्रबंधन। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। मैंने उसके अलावा बताया था आपको कि आधुनिक अर्थशास्त्र, मतलब जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक हैं वो भी एडम स्मिथ हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं वो भी एडम स्मिथ है। यहाँ मैंने बात ख़त्म की थी। उसके बाद हम चले थे आगे बढ़ाते हुए कि अलग अलग टाइप की हमें डेफिनेशन मिलती है। उस डेफिनेशन में मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी जो थी वेल्थ संबंधी डेफिनेशन, यानी धन की परिभाषा। धन की परिभाषा दी किसने थी? धन की परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने। उसने बुक लिखी थी जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन था। उसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था, ये मैं कल बता चुका था। दूसरी जो परिभाषा थी वो थी कल्याण से रिलेटेड, यानी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। उसको दिया किसने था? तो उसको दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेलबींग यानी कल्याण का विज्ञान कहा था, ये भी मैं कल बता चुका था। तीसरी परिभाषा जो डेफिनेशन थी वो थी दुर्लभता की परिभाषा, जिसको देने वाले व्यक्ति का नाम था लियोनल रॉबिन्स। उसकी जो इकोनॉमिक्स को कहने का जो ढंग था, उसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस का यानी चुनाव का विज्ञान कहा। क्यों कहा? इसको मैंने 3 कारण बताए थे कि उसके रिसोर्सेज जो थे, क्योंकि किसी भी चीज़ के रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, और हर चीज़ को यूज़ करने के अल्टरनेट हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद में मैंने चौथी परिभाषा जो बताई थी वो थी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड परिभाषा। मतलब क्या था वो मैं कल बता चुका था। किसने दी थी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड परिभाषा? तो दी थी पॉल सैमुअलसन ने। उनकी बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा था। ग्रोथ का मैंने कल मतलब बताया था। इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रोथ का मतलब पर कैपिटा इनकम में वृद्धि से होता है। डेवलपमेंट का मैंने कल आपको मतलब बताया था। इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है जो मैं कल बता चुका था। संस्थागत सुधार, आधारभूत संरचना में सुधार और सामाजिक सुधार। इंस्टीट्यूशनल सुधार क्या होते हैं मैं बता चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार क्या होते हैं मैं बता चुका था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें, फिजिकल में 3 चीज़ें शामिल होती है, सोशल में 2 चीज़ें शामिल होती है। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्ड काम में लिया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्ड काम में लिया गया था। 11वीं वाले को नाम दिया गया था इंक्लूसिव, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके जो वर्ड था उसको नाम दिया गया था सस्टेनेबल। क्या होते हैं मैं कल बता चुका था। फिर उसके बाद में एक लास्ट चीज़ बताई थी कि आवश्यकता विहीन परिभाषा। इकोनॉमिक्स की आवश्यकता विहीन परिभाषा, सीधा सवाल आता है किसने दी थी? तो J.K. मेहता ने दी थी। यहाँ तक की बात अपनी कल कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आज उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और चैप्टर आगे बढ़ाते हैं अपन। देखो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने क्या डेफिनेशन दी, वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, और मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। किसी भी चीज़ का नेचर आप अगर ने अपनी लाइफ में जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, जो लोग ये क्लास देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त ये क्लास देख रहे हैं, उन सबको पता है कि उन्होंने जहाँ कहीं भी फीचर्स पढ़े होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, उन्होंने ये पढ़ा होगा कि ये विज्ञान भी है और ये आर्ट्स भी है। मुझे जो बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस चीज़ क्या होती है या आर्ट्स चीज़ क्या होती है। फिर भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। साइंस के अंदर कोज एंड इफेक्ट रिलेशन यानी कारण और परिणाम के संबंध को बताया जाता है कि इस कारण से ये हुआ कि हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिली और दोनों के मिलने से परिणाम क्या हुआ? तो दोनों के मिलने से जल बन गया है। तो कारण और परिणाम का संबंध साइंस दर्शाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज करके उसको व्यवहार में लाना, उसको अपने प्रोफेशन में ढालना आर्ट्स होता है, कला होती है, ठीक है। पर यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर साइंस को ध्यान में रखते हुए जिन पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है या साइंस के बेस पर जिन पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है वो आर्ट्स कहलाता है। सर समझे नहीं? तो देखो, साइंस में मैंने जैसे बताया कारण और परिणाम का संबंध होता है। एक इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मनी की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब
देश की अर्थव्यवस्था में पैसे बढ़ जाएंगे, रुपए बढ़ जाएंगे, तो साथ के साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं चीज़ लेता हूँ कि पहले गोल्ड की कीमत जो थी, पुराने ज़माने में तुमने सुना होगा अपने पापा से, अपने मम्मी से, घर में किसी बड़े बुजुर्ग से कि बेटा हमारे ज़माने में ना लोन की कीमत सोने की कीमत ना 6,000 रुपये तोला ही थी, पर आज के टाइम में उसकी कीमत अभी से प्रेजेंट टाइम में 1 लाख के आसपास चली गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों की इनकम उस टाइम 6,000 के इक्वल ही थी और आज लाख के इक्वल ही है। मतलब मनी की जैसे जैसे मात्रा बढ़ी है इकोनॉमी में, वैसे वैसे महंगाई बढ़ गई। कारण और परिणाम हो गया, अगर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो साथ के साथ क्या होगी? ग्रोथ यानी वृद्धि होगी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में आता है आर्ट्स कैसे है इकोनॉमिक्स। तो मैंने बताया कि साइंस के बेस पे किसका निर्माण होता है? पॉलिसी। तो इकोनॉमी में कौन सी पॉलिसी का निर्माण होगा? फिस्कल पॉलिसी, जिसको अपन बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या होती है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, कॉमर्शियल पॉलिसी यानी वाणिज्य नीति। तो साइंस के बेस पे जिन जिन पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया वो इकोनॉमिक्स का नेचर हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के नेचर के अंदर ही 2 चीज़ें और इंक्लूड होती है। पहली चीज़ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नॉर्मेटिव मतलब आदर्शमूलक। जैसे अब अच्छा होता क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है और नॉर्मेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता है कि मतलब वास्तविक रियल कंडीशन क्या है, प्रेजेंट में किसी भी चीज़ की कंडीशन क्या है, वो पॉजिटिव हो गई। दूसरा आता है आदर्श स्थिति, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना, अपने लिए एक आदर्श बनाना, उसका अध्ययन इकोनॉमिक्स की जिस शाखा में करते हैं उसको अपन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सर ना समझ नहीं आया। अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ कि हर बंदे को ये पता है कि वेट किससे बढ़ता है? वेट फास्ट फूड खाने से बढ़ता है, वेट ज़्यादा खाने से बढ़ता है, बाहर की तली सड़ी चीज़ें खाने से बढ़ता है। तो ये है आज के टाइम में प्रेजेंट कंडीशन यानी वास्तविक स्थिति है, इसका अध्ययन पॉजिटिव हो गया। आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति ये है कि घर का बना हुआ अच्छा खाना खाओ, दूध दही छाछ खाओ, कैल्शियम लो, प्रोटीन लो, ये सब चीज़ें खाओ, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन वास्तव में उसका उल्टा है, वास्तविक कंडीशन उसकी उल्टी है ना। क्या है? अपन फास्ट फूड खा रहे हैं, अपन कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आदर्श स्थिति का मतलब एक स्टैंडर्ड का अध्ययन होता है और पॉजिटिव के अंदर जो रियल कंडीशन होती है उसका अध्ययन होता है। अच्छा पता कैसे चलेगा ये नॉर्मेटिव है या ये पॉजिटिव है? सर पता चलेगा, क्वेश्चन पूछ के देख लो, जो भी इस कंडीशन है उससे क्वेश्चन पूछो क्या है और क्या था। मतलब अभी तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है या पहले तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या था, वो तो क्या हो गई? रियल कंडीशन। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, और व्हाट शुड हैव बीन मतलब क्या हुआ। पहली चीज़ तो हो गई व्हाट हैव बीन मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी यानी क्या होना चाहिए, और दूसरा व्हाट शुड हैव बीन मतलब क्या होना चाहिए था। मतलब बात किसकी आ गई? घूम फिर के बात आ गई कि स्टैंडर्ड मतलब आदर्श स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए था। एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ इस चीज़ के अंदर कुछ एग्जाम्पल जो मैंने समझाया उसी के बेस पे। प्राइस बढ़ी किसी भी चीज़ की, इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी में क्या हो गई? कमी हो गई। नॉर्मल केस में मेरे से कोई ऐसे पूछे कि सर ना जैसे रोल्स रॉयस की एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी की कीमत पहले 1 करोड़ थी और अब उसकी कीमत 2 करोड़ हो गई, तो क्या मतलब उसकी क्वांटिटी कम खरीदी जाएगी? नहीं, उसकी क्वांटिटी पहले कौन सी ज़्यादा खरीदी जाती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ वो ओवरऑल पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के जो बनाए गए एग्जांपल हैं उससे रिलेटेड है, ना कि उससे रिलेटेड है कि कुछ पर्टिकुलर एक इकोनॉमिक एक पॉइंट को जैसे अंबानी, बिरला, टाटा उनको ले लिया और उनसे रिलेटेड है, नहीं। तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी मार्केट में कम हो गई, मतलब कि ये रियल कंडीशन क्या है? रियल कंडीशन है कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ी और ऑटोमेटिक क्या हो गई? क्वांटिटी। अब पूछे कि वो नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो कैसी हो गई? वो हो गई पॉजिटिव इकोनॉमी। क्यों हो गई? क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या है? जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट रिसोर्सेज उसके उपलब्ध हैं। हमने चीनी की प्राइस अचानक से 50 रुपये की जगह 100 रुपये हो गई तो हमने गुड़ खरीदना शुरू कर दिया। गुड़ की प्राइस अब 50 से 100 हो गई तो हमने चीनी खरीदना शुरू कर दी। तो ये रियल कंडीशन है, इसका नॉर्मेटिव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा चीज़ आता है
कि बैंक रेट जैसे ही बढ़ी वैसे ही महंगाई में क्या हो गई, कमी। तो ये क्या ये रियल कंडीशन है या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है? ये रियल कंडीशन है। तो ये कौन सी इकोनॉमी होगी? ये हो जाएगी पॉजिटिव इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, एक एग्जाम्पल में, जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये में तीसरा एग्जाम्पल ये है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए, मतलब महंगाई कम करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाया जाना अच्छा तरीका है। हाँ, पता है अच्छा तरीका है। तो क्या ये नॉर्मेटिव कंडीशन है या पॉजिटिव कंडीशन है? आप लोग खुद सोचो, इसमें बढ़ाया जाना एक अच्छा तरीका है। क्या बढ़ाया गया है? क्या रियल में बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। बढ़ाया जाना मतलब कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है? मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, वो आदर्श स्थिति की बात कर रहा है। मतलब ये कौन सी इकोनॉमी हो गई? तो ये हो गई नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्टिकुलर हर बंदे को उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब ये हो गई, मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, मैं बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट कौन कौन से हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नॉर्मेटिव हो गया। तीसरा आता है अप्रोच की तरफ चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के अप्रोच क्या हैं। सर ना, इकोनॉमिक्स के अप्रोच का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स के अप्रोच का मतलब ये समझो कि इकोनॉमिक्स के पार्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स के अप्रोच का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स के पार्ट्स क्या क्या हैं। पार्ट्स का मतलब पहले क्या होता था, प्राचीन काल से या पुराने ज़माने से ही जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी चली आ रही थी उसमें चार चीज़ें इंक्लूड करते थे। एक था कंजम्पशन यानी उपभोग, एक था प्रोडक्शन यानी उत्पादन, एक था एक्सचेंज यानी वितरण हो गया, मतलब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हो गई, और चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण हो गया। मतलब पहला हो गया उपभोग, दूसरा हो गया उत्पादन, तीसरा हो गया एक्सचेंज यानी विनिमय, और चौथा हो गया वितरण, ठीक है। आज के टाइम में मॉडर्न इकोनॉमिक के अंदर दो चीज़ शामिल करते हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमी, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी जिसे अपन बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो इकोनॉमी जिसे अपन बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो पूछे कि इकोनॉमी के पार्ट, ट्रेडिशनल इकोनॉमी के क्या पार्ट थे? तो चार पार्ट थे, मैं बता चुका हूँ। चार पार्ट कौन कौन से हैं? तो चार पार्ट हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मॉडर्न इकोनॉमी के दो पार्ट हैं, एक मैक्रो इकोनॉमी और एक माइक्रो इकोनॉमी। देखो इसको आगे समझो। 1776 में मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे? एडम स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले अपनी बुक लिखी 1776 में, और उसमें पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। 1776 से लेके 1933 तक, 1933 तक इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाता था? तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ इकोनॉमिक्स ही कहा जाता था। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1933 में एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था रेगनर फ्रिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1933 में एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था रेगनर फ्रिस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस इकोनॉमिक्स के, ये जो इकोनॉमिक्स है इसके दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट को कहा उन्होंने माइक्रो, दूसरे पार्ट को कहा उन्होंने मैक्रो। मतलब एक पार्ट को कहा उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे पार्ट को कहा समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, होता क्या है व्यष्टि और समष्टि? व्यष्टि का मतलब एक से रिलेटेड, समष्टि का मतलब समस्त से रिलेटेड। मतलब ये कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर अगर एक बंदे को पर्टिकुलर, किसी एक बंदे को ध्यान में रखते हुए अगर अध्ययन किया जाता है तो वो व्यष्टि हो गई। मतलब किसी एक को, माइक्रो यानी छोटा हिस्सा हो गया, माइक्रो मतलब छोटा हिस्सा हो गया। छोटा मतलब कौन हो गया? एक व्यक्ति, एक समाज, एक परिवार का अध्ययन हो गया। मैक्रो समस्त मतलब पूरा, समस्त मतलब पूरे अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करके और उसका अध्ययन किया जाता है तो वो मैक्रो के अंदर आ गया, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से हुई? माइक्रो इकोनॉमी है उसकी उत्पत्ति, माइक्रो वर्ड की उत्पत्ति MIKRO, याद रखना। स्पेलिंग जो नॉर्मल है उसमें MICRO है, जबकि उत्पत्ति का जो वर्ड है उसमें MIKRO है, के है ना, जिसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है, और दूसरा है इसकी उत्पत्ति भी कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई। इसमें मैक्रो है, इसमें भी MAKRO है, देखना सी की जगह के है, बाकी दोनों सेम है। माइक्रो का जैसे मैंने बताया स्मॉल पार्ट का अध्ययन करता है तो ये स्मॉल हो गया इसका अर्थ, और ये क्योंकि लार्ज पार्ट का अध्ययन करता है तो ये लार्ज हो गया। मैं बता चुका कि इसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो व्यक्तिगत इकाई के तौर पर किया जाता है, और इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक साथ अध्ययन किया जाता है। अब
कि सर समस्त का पहले आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति का कैसे कैसे क्या अध्ययन करेंगे अपन एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है और उसकी पूर्ति क्या है, मतलब वो क्या चीज़ की मांग कर रहा है और उसको पूर्ति कैसे हो रही है। अगर इसका अध्ययन करते हैं तो किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। दूसरा आता है कि समष्टि के अंदर एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बेरोजगारी का अध्ययन कर रहे हैं तो आप खुद, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मुझे अगर बेरोजगारी का अध्ययन करना है तो मैं क्या किसी एक बंदे को लेकर अध्ययन करूँगा या पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर करूँगा। भाई एक बंदा या तो बेरोजगार होगा या रोजगार होगा उसके पास में, तो बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, गरीबी हो गई, गरीबी का अध्ययन हो गया या पूरी राष्ट्रीय आय का अध्ययन हो गया। इन सब का अध्ययन मैं एज ए होल मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ में लेके ही करूँगा, ना कि मैं उनको अलग अलग अर्थव्यवस्था के साथ में करूँगा। अब इसमें जैसे अध्ययन के रूप में आगे कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब मुझे पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उसका व्यवहार कैसा है, मुझे उसका अध्ययन करना है। तो मैं सबको लेके नहीं कर सकता, पर्टिकुलर मुझे एक एक कंज्यूमर के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। मुझे प्रोडक्शन क्या करना है, मुझे प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ बनानी है, कितनी क्वांटिटी बनानी है उसकी, इसका मुझे अध्ययन करना है। तो मुझे पर्टिकुलर हर कंज्यूमर की राय जाननी पड़ेगी, हर कंज्यूमर की राय जाननी पड़ेगी, उसके बाद मैं प्रोडक्शन डिसाइड करूँगा। मुझे इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, इकोनॉमिक वेलफेयर करना है तो ऐसे नहीं है कि इंडिया के अंदर रिच पीपल में 2-4 लोग हैं, अडानी अंबानी, तो मैं इन्हीं को लेके अपने इकोनॉमिक वेलफेयर करूँगा। मुझे नीचे से लेके ऊपर तक हर एक बंदे का अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा, उसी के बाद में मैं उनका अध्ययन कर पाऊंगा। किस इकोनॉमी में, तो माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में नेशनल इनकम में बता चुका हूं कि अगर मुझे आय का अध्ययन करना है तो मुझे संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, उसके बाद में आय का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आती है जनरल प्राइस लेवल, मुझे किसी भी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी है उस प्राइस का मुझे अध्ययन करना है, तो उसमें मुझे संपूर्ण देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ कि नमक का प्राइस है, अगर मुझे नमक बेचना है तो मैं नमक को 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेच दूँ क्या, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, नहीं, उस नमक को मैं 1 लाख रुपए किलो में इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं, नमक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो मुझे उन्हें सस्ते दाम पे ही बेचना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का जब भी डिसाइड किया जाता है तो वो भी किस बेस पे किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमी के बेस पे। दोस्तों आज की क्लास का यही समापन करते हैं, अपन कल फिर मिलेंगे। इसी क्लास का एक लास्ट पार्ट जो बचा है इस फर्स्ट चैप्टर का अपने उसको लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और देन आफ्टर हम हमारी तीसरी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको जितना बताया है आप उसका रिवीजन करें और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछें। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये लिमिटेड है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। धन्यवाद।